हेलो फ्रेंड्स। तो आप स्वागत है आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल पे शाइन विद निखिल में। तो आज हम देखेंगे गवर्नर जनरल कार्नवालिस के बारे में, जो कि वारेन हेस्टिंग के बाद आए थे इंडिया गवर्नर जनरल बन के। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1786 से 1793 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले कार्नवालिस का हम परिचय देखेंगे। ठीक है, चार्ल्स कार्नवालिस प्रथम मार्कविस जन्म 1738 में हुआ था। इनका जन्म 1738 में हुआ था। थॉक टाउन में अमेरिकनों के सन्मुख शस्त्र डाल दिए और 1781 में आयरलैंड का लॉर्ड लेफ्टिनेंट बने वो, और फिर भारत का गवर्नर जनरल वे 1786 में बने और 1793 तक वे बने रहे और 1805 में उनकी मृत्यु हो गई। एकदम शॉर्ट में आपको इनका परिचय मैंने दे दिया। ठीक है, तो इनको जो ब्रिटेन की सरकार थी उन्होंने 1786 में उनको वहाँ भारत भेजा और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उनको यहाँ पर भेजा गया था और यहाँ पे वो सुधार करने के लिए उनको भेजा गया था। ठीक है, उन्हें विशेषकर एक संतोषजनक भूमि कर व्यवस्था स्थापित करना था, एक ईमानदार तथा कार्यक्षम न्याय व्यवस्था बनाना था और तथा कंपनी के व्यापार विभाग का पूर्ण गठन करना था। तो उनका बेसिक वर्क उद्देश्य क्या लेके आए थे वो कि यहाँ का जो भूमि कर व्यवस्था है उनको ठीक करना, एक ईमानदार व्यवस्था का स्थापना करना और कार्यक्षम न्याय व्यवस्था को लागू करना और कंपनी का जो व्यापार था उसे प्रॉफिट में करना था। ठीक है, उसने वारेन हेस्टिंग के स्थापित किए हुए ढांचे पर ही अतिरिक्त शासन व्यवस्था का गठन किया। मतलब जो वारेन हेस्टिंग्स का जो भी गठन किया हुआ था या फिर स्थापित किया गया था उसके ऊपर ही उन्होंने अपना कार्य किया, जो 1858 तक चलता रहा था। ठीक है, कार्नवालिस के प्रशासनिक सुधार, मतलब हम कार्नवालिस के बारे में देख रहे हैं तो कार्नवालिस का सुधार बिना देखे हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले हम कार्नवालिस का सुधार देखेंगे और किसी भी गवर्नर जनरल का आपको एग्जाम में सुधार ही पूछता है मेनली। तो मैंने इनके 7 सुधारों को एक तरफ करके आपके सामने लाया है, आपके समक्ष लाया है। तो पहला सुधार था न्यायिक सुधार, फिर दूसरा था कार्नवालिस संहिता जिसे कार्नवालिस कोड कहते हैं। ये VVI है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ देता है कार्नवालिस कोड क्या है। ठीक है, फिर तीसरा है पुलिस के में सुधार, कर संबंधी सुधार, व्यापारिक सुधार और घूस भ्रष्टता तथा निजी व्यापार के दोषों को समाप्त करना। ठीक है, और प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण। तो ये आपके 7 सुधार जो कि कार्नवालिस के द्वारा किए गए थे, यह मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ। ठीक है, तो पहला न्यायिक सुधार। तो कार्नवालिस का प्रथम कार्य जिले की समस्त शक्ति को कलेक्टरों के हाथों में केंद्रित करना था। तो कार्नवालिस सबसे पहले क्या काम किया कि जिले का जितना भी शक्ति था, जितना भी पावर था, कलेक्टर के हाथ में ला दिया और यह उन आदेशों के अनुकूल था जो डायरेक्टरों ने उन्हें आदेश दिया था। मतलब वहाँ के जो इंग्लैंड के डायरेक्टर लोग थे उन्होंने यही कहा था कि आप पहले शक्ति को केंद्रीकृत करिए। ठीक है, फिर 1787 में जिलों में कार्यवाहक कलेक्टर जिसे कलेक्टर इंचार्ज को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीशों भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त उन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया। अब मतलब कलेक्टरों को पूरा पावर दे दिया गया कि वो कलेक्टरों को जो दीवानी अदालत थी और फौजदारी अदालत थी दोनों का अधिकार दे दिया गया और वे न्याय भी उसी में करने लगे। ठीक है, अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कार्नवालिस संहिता जिसे हम कार्नवालिस कोड भी कहते हैं। तो उसने इसमें रिप्रेजेंट किया गया है कार्नवालिस को। अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कार्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। मतलब जब तक इनका शासनकाल रहा वे इस बीच बहुत ही सुधार किए, अपने न्याय संबंधी बहुत ही सुधार उथल पुथल किए और लास्ट में 1793 आते आते उन्होंने एक कार्नवालिस संहिता करके अपने न्याय का एक रूपरेखा तैयार किया। तो इसमें यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों का पृथकीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब शक्ति का विभाजन के रूप में यह प्रसिद्ध हुआ। उसने कर तथा न्याय प्रशासनों को पृथक कर दिया, जो कि उन्होंने सबसे पहले काम किया जो टैक्स और जो आपका जुडिशियल सिस्टम था दोनों को अलग कर दिया। मतलब जो टैक्स का सिस्टम था वो अलग हो गया और न्याय का सिस्टम अलग हो गया। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर यहीं पे आप देख सकते हैं कर दिया उन्होंने। उस समय तक जिले में कलेक्टरों के पास भूमि कर विभाग तथा विस्तृत न्यायिक तथा दंडनायक शक्तियां होती थी। जैसा कि मैंने आपको न्यायिक सुधार में कहा था कि उन्होंने सबसे पहले आके कलेक्टरों के हाथों में सारी शक्तियां दे दी थी, फौजदारी और दीवानी दोनों को न्यायालय को उनके हाथों में दे दिया गया था। तो क्या किया गया कि वे इस चीज़ को कलेक्टरों के हाथों से वे हटा दिए।
कार्नवालिस ने अनुभव किया कि कलेक्टर के रूप में किए गए अन्याय का निर्णय कोई स्वयं न्यायाधीश के रूप में कैसे कर सकता है। तो आप ही सोचिए, जो आदमी गुनाह किया है और जो आदमी एक आदमी जो गुनाह किया है और वही आदमी जज है, तो वो खुद का क्या आपका न्यायाधीश करेगा। तो वही उनका मानना था कि जो आपका कलेक्टर थे, अगर वही किसी पे प्रताड़ित कर रहे तो वो किसी को क्या न्याय देंगे। तो जमींदारों तथा कृषकों को भी इन पे न्याय पर, इस न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं था, इसीलिए उन्होंने ज़रूरत समझा कि वे इस व्यवस्था को सेपरेट कर दे और कलेक्टरों से इस पोस्ट या फिर आप कह सकते हैं अधिकार को अलग कर दें। अतएव कार्नवालिस संहिता द्वारा कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई। जैसा कि मैंने कहा कि न्यायिक और फौजदारी जो शक्तियां थे उनसे वापस ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां रह गई। अब जो कलेक्टर थे, जो कि उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी, उनको हटाकर सब एक ही शक्ति बचने दिया गया, वो कर संबंधी जो शक्ति थी उनके पास वही बचने दिया गया। जिला दीवानी न्यायालय में कार्य के लिए एक नए अधिकारियों की श्रेणी जिला न्यायाधीशों डिस्ट्रिक्ट जज को गठित की गई। अब जो जिला के जो दीवानी अदालतों में थे उसमें डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की गई। इनको फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दिए गए। अब इनको फौजदारी जो था, जो फौजदारी न्यायालय था और जो पुलिस का कार्य, ये दोनों दिए गए। ठीक है। दीवानी अदालतों की एक क्रमिक लड़ी जो ग्रेजुएशन स्थापित की गई। कर तथा दीवानी मामलों का भेद समाप्त कर इन अदालतों को समस्त दीवानी मामलों को सुनने का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार मुंसिफ की अदालत को 50 रुपये तक के मामले सुनने का अधिकार था, जिसका अध्यक्ष एक भारतीय अधिकारी था। मतलब अब पूरा ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया गया। छोटे से छोटा केस छोटा अदालत में लड़ा जाएगा, बड़ा केस बड़ा अदालत में, उससे बड़ा राजा के पास जाएगा। तो पूरा डिवाइड कर दिया गया सभी चीज़ को, जिससे मुस्तिफ की अदालत में 50 रुपये तक के मामले सुने जाते थे। ठीक है। उसके ऊपर रजिस्ट्रार की अदालत थी, जिसमें 200 रुपये के मामले तक सुने जाते थे। यहाँ न्यायाधीश यूरोपीय होता था। जिला न्यायालय के ऊपर 4 प्रांतीय न्यायालय भी होते थे। अब जिला के ऊपर भी 4 प्रोविजनल कोर्ट होते थे और वे 4 प्रोविजनल कोर्ट कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में स्थित थे। ठीक है। इन पर भी यूरोपीय लोग ही अध्यक्षता करते थे और ये चारों प्रोविजनल कोर्ट में यूरोपीय लोग ही अध्यक्ष करते थे। और इन कोर्टों में 1000 रुपये तक के मामले सुने जाते थे और इससे ऊपर जो होती थी मामले, वो सदर दीवानी अदालत में सुनवाई होती थी और जिसके सदस्य गवर्नर जनरल तथा उनके परिषद होते थे। ठीक है। और अगर 1000 से भी अगर ज़्यादा के ऊपर 1000 या 1000 से ऊपर अगर अपील की जाए या मामले की सुनवाई की जाए, जो कि 5000 तक भी जा सकता था, वे अपील सब परिषद सम्राट जो किंग इन काउंसिल के पास हो सकती थी। ठीक है। और हिंदुओं पर हिंदू का विधि लागू होता था और मुस्लिमों पर मुस्लिम विधि लागू होता था, क्योंकि इसमें मतभेद ना हो जाए कि हिंदू वाला जज आपको मुस्लिम के लिए ये आपका न्याय दे रहा है या फिर मुस्लिम जज हिंदू को न्याय दे रहा है। ये सिस्टम वो हटा दिया गया था। ठीक है। तो यही कार्निवालिस का जो मेन था आपका कार्निवालिस कोड वो था। अब तीसरा सुधार में आ जाइए, पुलिस के सुधार। उस समय आपका पुलिसी अधिकारी बहुत ही भ्रष्ट हो चुके थे। बड़े बड़े मामलों को पैसे के दम पे निपटारा किया जाता था। जो अमीर लोग थे वे लोग पैसे दे के पुलिस से मामलों को सलटा देते थे और जो छोटे लोग थे वे अपने न्याय नहीं पा सकते थे। मतलब कहने का मतलब है कि पुलिस प्रशासन वहाँ का पूरा भ्रष्ट हो चुका था। कलकत्ता में जो गुंडे थे वे लोगों को परेशान भी करते थे और कुछ कुछ ऐसे भी जगह थे कि जो सूरज ढलते ही वहाँ से लोग जाना नहीं चाहते थे। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का वहाँ पे बहुत ही भ्रष्ट आपका जो पुलिसिया व्यवस्था थी वहाँ पे। ठीक है। तो पुलिस अधीक्षक जिसे सुपरिटेंडेंट भी कहा जाता है भी प्रायः भ्रष्ट थे। मतलब हेड ऑफ पुलिस भी वहाँ पे बहुत भ्रष्ट थे। पुलिस के कर्मचारियों में तत्परता था ईमानदारी लाने के लिए कार्नवालिस ने उन लोगों का क्या किया, वेतन ही बढ़ा दिया। अगर वेतन बढ़ा देंगे तो कार्नवालिस ने सोचा कि अगर वेतन ही बढ़ा देंगे तो वे लोग किसी से घूस ही नहीं लेंगे। तो उनका ये मानना था और उन्होंने सबसे पहले पुलिस अधिकारियों का वेतन बढ़ा दिया। ठीक है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए तथा वे अपने प्रदेशों में डकैती तथा हत्या के लिए उत्तरदायी नहीं रहे। अंग्रेज दंडनायकों जिसे मजिस्ट्रेट को जिले की पुलिस का भार दे दिया गया। मजिस्ट्रेट को जिला का जो पुलिस का जो गठन था उसमें उसका भार दे दिया गया और जिलों को 400 वर्ग मील के क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया और पूरे जिलों को 400 मील में वर्ग में विभाजित कर दिया गया और प्रत्येक वर्ग में एक पुलिस अधिकारी होता था और उसकी सहायता के लिए मतलब एक दरोगा होता था और उसकी सहायता के लिए एक पुलिस या कर्मचारी नियुक्त किया जाता था। ठीक है। अब चौथा जो कि कर संबंधी सुधार है, तो कार्नवालिस ने कर सुधार की इच्छा से 1787 में प्राप्त
को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, जिस पर एक एक कलेक्टर नियुक्त कर दिए गए। अब कर संबंधी व्यवस्था किसके हाथ में दे दिया गया था, तो कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया था, और प्रत्येक जो जिला को विभाजित किया गया था उसमें एक एक कलेक्टर की नियुक्ति की गई थी कर को लेने के लिए। ठीक है, इनकी संख्या 36 से घटाकर 23 कर दी गई। पुरानी राजस्व समिति से कमिटी ऑफ रेवेन्यू का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, राजस्व बोर्ड, जिसे हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका कार्य कलेक्टरों के कार्य का निरीक्षण करना था। अब जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था उसका कार्य क्या था, जो कलेक्टरों कैसे काम कर रहे हैं, कोई भ्रष्ट नहीं है, उनका देखरेख करना। ठीक है, 1790 तक वार्षिक ठेका ही चलता रहा, मतलब ठेके पे जो कि ज़्यादा बोली लगेगा वो उसका हो जाएगा कर लेने का अधिकार, वो चलता रहा। और 1790 में कॉर्नवालिस ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति से जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार कर दिया। और 1790 का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का आदेश था उसमें कह दिया गया कि भूमि का स्वामी जो है वो एक्चुअल स्वामी रहेगा, और शर्त यह भी कि रखी कि वे वार्षिक कर कंपनी को देंगे। मतलब शर्त यह था कि आप लोग को टैक्स देना पड़ेगा कंपनी को, तभी आपको ये अधिकार मिलेगा। ठीक है, ठेके की राशि को 1/11 भाग कम कर दिया गया, और ठेके की जो राशि थी 1/11 भाग उसमें कम कर दिया गया। और पहले यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, परंतु 1793 में यह स्थायी बना दी गई। और पहले यह व्यवस्था कितने वर्षों के लिए थी, 10 वर्षों के लिए, और अब जो कि उनके आखिरी समय तक 1793 में यह परमानेंट कर दिया गया। ठीक है, और पांचवी सुधार था जो व्यापारिक सुधार, वो देख लेते हैं। व्यापार विभाग में भी कॉर्नवालिस ने देखा कि भ्रष्टता है, मतलब व्यापार में भी पूरा भ्रष्ट था। प्रायः कंपनी का माल घाटे पर बिकता था। अब कंपनी का माल जो आ रहा था इंग्लैंड से वो पूरा घाटा में बिक रहा था। तो जबकि कंपनी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने खाते में भेजे माल पर लाभ होता था, जबकि यहाँ के कार्यकर्ता ही मेनली भ्रष्ट थे और उन लोगों का खाता में पूरा लाभ हो रहा था और कंपनी को वही प्रॉफिट दे ही नहीं रहे थे। 1774 में व्यापार बोर्ड स्थापित होने के पश्चात कंपनी अपना माल यूरोपीय तथा भारतीय ठेकेदारों द्वारा मोल लेती। ये लोग प्रायः घटिया माल ऊंची दरों पर मोल लेकर कंपनी को दे देते थे। ठीक है, कॉर्नवालिस ने सदस्यों की संख्या 11 से घटाकर 5 कर दी तथा ठेकेदारों के स्थान पर गुमास्तों तथा व्यापारिक प्रतिनिधित्व, जो कमर्शियल एजेंट्स एंड रेसिडेंट्स कहते हैं, द्वारा माल लेने की व्यवस्था बना दी। अब उन्होंने एक नए पोस्ट को स्थापित किया, जो कमर्शियल एजेंट्स एंड रेसिडेंट्स को कहा गया। ये लोग माल निर्माताओं को पेशगी धन देते थे और भाव निश्चित कर लेते थे, जिससे कंपनी को माल सस्ता मिलता था, और इससे कंपनी को पुनः पाँव पर खड़ी हो गई और कंपनी को पूरा लाभ मिलने लगा। तो कॉर्नवालिस ने ये सुधार इसमें कर दिया था। छठा, घूस, भ्रष्टता तथा निजी व्यापार के दोषों को समाप्त करना। अब जैसा कि मैंने कहा कि कैसे पुलिसिया में भी भ्रष्टाचार था, घूस लेना था, और निजी व्यापार में भी भ्रष्टता फैली हुई थी, तो इसको पूरे चीज़ों को उन्होंने कैसे समाप्त किया। कॉर्नवालिस धन के लोभ से ऊपर था, जिसके कारण क्लाइव तथा वारेन हेस्टिंग बदनाम हुए। उसने अधिकारियों के घूस और उपहार लेने तथा निजी व्यापार करने का पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। मतलब उन्होंने कहा दिया कि कोई भी अगर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो अपना निजी व्यापार या फिर उपहार कुछ भी नहीं ले सकता, पूरा प्रतिबंधित वो उसने उन्हें कर दिया था। उसने इस प्रश्न की वास्तविकता को समझा। उसने अनुभव किया कि कंपनी के कार्यकर्ताओं के वेतन कम होने के कारण ही इन लोगों ने भ्रष्टाचार फैल रहा है। तो उन्होंने किया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, जो कि सरकारी कार्यकर्ता थे, उन लोगों का उन्होंने वेतन बढ़ा दिया ताकि वे और किसी से भ्रष्ट ना हो। ठीक है, कलेक्टर की 1500 रुपये मासिक तथा संग्रहित कर पर 1% कमीशन लगा दिया गया कि वो अब 1500 रुपये में 1% वो कमीशन भी देंगे कंपनी को, और जिला अधिकारियों को यूरोपीय सहायक दिए गए जिन्हें पर्याप्त वेतन मिलता था। ठीक है, और आखिरी और सबसे लास्ट, प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण। अब क्या हुआ कि वारेन हेस्टिंग तो कुछ भी था, तो भारत में गवर्नर जनरल के तौर पे आया था, मगर वो दिल से तो अंग्रेजी था। ठीक है, भले वो भारत के लिए सुधार करने आया था, बट वो दिल से तो अपना या यूरोपीय ही था। तो वो अपना भेदभाव का जो कि उसका जो हर अंग्रेज का आदत रहा था, वो यहाँ पर भी उन्होंने अपना इस चीज़ को किया। और जितने भी उच्च उच्च पद थे वहाँ यूरोपियों को स्थापित किया गया, और जितने भी निचले स्थान के जो भी पोस्ट थे वो भारतीयों को दे दिया गया। काले गोरों का फर्क भी किया गया, गोरे लोगों को अच्छे अच्छे पोस्ट दिए गए, अच्छे वेतन पे रखा गया, और भारतीयों को उस निम्न से निम्न वेतन देकर वहाँ पे अपना काम कराया गया। तो ये यूरोपियों का लिए उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली बहुत ही काम किया, और साथ ही में भारतीयों को निम्न स्तर पर उन्होंने देखा। ठीक है, और लास्ट में समकालीन प्रशासनिक सेवाओं की जो अवस्था इंग्लैंड में थी अथवा जो अलग नैतिक स्तर था, उसे देखते हुए हमें कॉर्नवालिस के भारतीयों को भ्रष्ट कहने
पर आश्चर्य होता है। उसने अंग्रेज़ों के नैतिक स्तर को ऊंचा करने के लिए उन्होंने अधिक वेतन दिए, परंतु यह मानदंड भारतीयों के लिए प्रयोग नहीं किया। जैसा कि मैंने कहा कि यूरोपियों के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा वेतन रखा और अपने भारतीयों के लिए वो लोग वेतन बहुत ही कम रखते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्नवालिस स्वभाव से ही भारतीयों का विरोधी था। और जैसा कि मैंने कहा कि कार्नवालिस जो था दिल से तो आपका यूरोपीय था और वे भारतीयों का भी विरोधी था। तो आशा करता हूँ कि कार्नवालिस का सुधार आपको पूरे अच्छे तरीके से क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह आप मेरे साथ बने रहें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वे लोग भी अपना आगे का जो भी पढ़ाई वह जारी रखें और उनका भी टॉपिक्स क्लियर होते जाए। सो थैंक यू।